ये देखिए, आज हमें पढ़ना है फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। हमारा टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? ईंधन क्षमता, कि किसी भी फ्यूल के जलने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना जल सकता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, या कितनी हाइट हीट दे सकता है हमें। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, फ्यूल्स आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमें पता है कि फ्यूल क्या है, जलने वाले सब्सटेंस हैं जो जल सकते हैं, वो है कंबस्टिबल। का क्या मतलब है? जो जल सकते हैं, जलने वाले हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल आर वुड, काऊ डंग, केक, कोक, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, एलपीजी, नेचुरल गैस, एटसेट्रा। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये सारे क्या हैं? फ्यूल्स। कुछ नेचुरली हैं और कुछ मैन मेड हैं। बट नॉट ऑल द फ्यूल कैन बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस। और हमें ये अच्छे से पता है कि सभी फ्यूल्स सारी कामों में जितने भी यूजेज हैं उन सभी में यूज नहीं किए जाते। वी कैन नॉट यूज पेट्रोल इंस्टेड ऑफ एलपीजी फॉर कुकिंग और वाइस वर्सा। कि हम एलपीजी की जगह पेट्रोल यूज नहीं कर सकते कभी भी, या पेट्रोल की जगह एलपीजी को यूज नहीं कर सकते। मीन्स जो फ्यूल जिस चीज के लिए बना है वो वहीं पे यूज होगा, उसी चीज के लिए यूज होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल विच इज गवर्न्ड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोल रहा है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पे इसकी एफिशिएंसी दी गई है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है भाई? कि कितना फ्यूल, या फिर मैं ये कहूँ कि calorific value of a fuel is defined as the amount of heat produced on complete combustion of 1 kg of fuel. Yes, 1 किलोग्राम ईंधन जलने पे कितनी अमाउंट एनर्जी की देता है, वो अमाउंट क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी। ठीक है, 1 kg, 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न होके कितनी हीट देता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट, उसको हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कोल्ड किलो जूल। और ये किस में एक्सप्रेस होती है? किलो जूल में पर केजी। हायर इज द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल। और हमें पता है जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही अच्छा वो फ्यूल होगा। नीचे टेबल दी गई है, देखिए। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है केरोसिन ऑयल की, पेट्रोल की भी सेम है, फिर बायोगैस की थोड़ी घट रही है, कोयल की उससे कम है, और सबसे कम है काउ डंग और केक की। ठीक है, गाय का जो गोबर है उनकी सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है। दैट मीन्स ये क्या है? ये अच्छे फ्यूल नहीं है, क्योंकि इनसे स्मोक भी पैदा हो रही है और ऐश भी निकल रही है। सूट बोल रहे हो जिसे। नीचे देखोगे आप, केरोसिन, केरोसिन और पेट्रोल बेस्ट फ्यूल है। इनसे किसी भी प्रकार का कोई स्मोक नहीं निकलेगा, ये फुल्ली पूरे के पूरे जलेंगे, कंप्लीटली बर्न होंगे ये। डीजल की देखो, सॉरी केरोसिन की नहीं है, आगे टेबल और थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे देखो टेबल और है। सबसे ज्यादा अच्छी बता रहा है ये हाइड्रोजन की, फिर एलपीजी की, सीएनजी की, और बाद में घटती जा रही है। केरोसिन तक सही है, लेकिन काऊ डंग और केक जो है वो सबसे सबसे बैड फ्यूल है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है, और हमें क्या चाहिए? कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, स्मोक नहीं चाहिए हमें, हमें कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं चाहिए जो ऐश छोड़े। फ्रॉम द अबोव टेबल वी कम टू नो द hydrogen has the highest calorific value among fuel, yet its use is limited because of its explosive nature. अब आप लोगों ने टेबल देखी है, आप लोग क्या फील करोगे कि हाइड्रोजन की एफिशिएंसी सबसे अच्छी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा यूज कर लेते हैं। स्मोक भी नहीं रहेगा, सूट भी नहीं होगा, और हीट भी ज्यादा देगी, तो हमारा फायदा होगा। बट इसको हम सबसे कम ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नेचर की है। एक्सप्लोजिव का मतलब कहीं पे भी इसका लीकेज हुआ या ज्यादा अमाउंट में लीकेज हो गया इसका, तो ये जस्ट ब्रस्ट कर देगी सब कुछ, सब कुछ जला देगी एकदम से। ठीक है, it react with O2 to produce large amount of heat all of a sudden.
ये अचानक से एकदम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और बहुत सारे अमाउंट में हीट पैदा करती है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी हीट चाहिए? जो हमारे अकॉर्डिंग मिले, हमें जितनी चाहिए उतनी ही मिले, हमें वो हीट चाहिए, ना कि एकदम से लार्ज स्केल पे सब कुछ जला के रख दे, वो वाली हीट चाहिए। Therefore, besides calorific value, some other features should be present in an ideal fuel. क्या बोल रहा है? इसलिए सिर्फ एक कैलोरीफिक वैल्यू को नोटिस करके हम उसे आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते, उसके और भी कैरेक्टर्स को हमें नोटिस करना है और उन कैरेक्टर के बेस पे हम आइडियल फ्यूल बोलेंगे इनको। तो देखते हैं नीचे कौन सा आइडियल फ्यूल है, कौन क्या है। पहले एक्सप्लोर मोर देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्पेसिप क्या है ये, हाँ spaceship and to produce high temperature flames like oxyhydro flames to cut metals of very high melting points। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस है वो एज ए स्पेसशिप यूज की जाती है। इसका क्या मतलब है? कुछ मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, पिघलती हैं, उनको कट करने के लिए इस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये एकदम से क्या करेगी, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगी और उस हीट की वजह से वो मेटल्स पिघल जाएंगे। मिथेन, सीएनजी एंड ब्यूटेन, एलपीजी, ये याद रखना दोनों चीज। मिथेन किस में ज्यादा होती है? सीएनजी में, और ब्यूटेन एलपीजी में ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी एक एलपीजी गैस है और ऑप्शन में मैं दे दूं मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज एटसेट्रा, कुछ भी दे दूं, तो अगर ब्यूटेन है, एलपीजी पूछा है, तो ब्यूटेन पे ही टिक लगाओगे। ब्यूटेन के साथ इसका कोई मिक्सचर दे दिया जो एलपीजी में ऐड किया जा रहा है, प्रोपेन दे दिया, आप कहोगे मैम एलपीजी में तो प्रोपेन भी यूज होता है, तो मैंने प्रोपेन किया था, मेरा आंसर ठीक करो। जी नहीं, जिसका कंसेंट्रेशन, जिसकी अमाउंट ज्यादा है किसी चीज में, वही सही है और उसी को मेन माना जाता है। हाँ, क्वेश्चन ये आ जाए विच इज यूज्ड इन एलपीजी, ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन, ऑल ऑफ दीज, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की भी अमाउंट प्रेजेंट होती है एलपीजी में। मैं ये जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता मिथेन कितना प्रेजेंट होता है एलपीजी में, जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने कि इनमें और भी जो मिक्सर प्रेजेंट है, अगर ऑल ऑफ दीज में क्वेश्चन आता है तो उन मिक्सर्स को आप काउंट कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज तब कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक एक पूछ लिया कि इसमें से एलपीजी में कौन है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो, उस पे टिक लगाओगे आप। आगे देखिए, हाँ ये क्या था? एलपीजी एंड बिटेन, सॉरी, एलपीजी और सीएनजी जो है वो क्लियर फ्यूल्स हैं। दे बर्न विद स्मोकलेस फायर एंड आर आइडियल फॉर डोमेस्टिक यूज। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो सीएनजी और एलपीजी हैं वो आइडियल हैं और घरेलू उपयोग करने में अच्छे हैं, तो हमें ये यूज करने चाहिए। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे किसी को भी आइडियल फ्यूल, किसी आइडियल फ्यूल को पहचान सकते हैं और उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है। इट शुड हैव ए, बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। सभी को यस समझ में मैम। आ रहा है? गुड। यस मैम। आगे देखिए, तो इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, हमें हीट ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर स्मोक ज्यादा मिलेगी तो क्या फायदा उस फ्यूल को जलाने का, पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए उसकी। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बट वेरी वेल अबोव द रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं? लो इग्निशन टेम्परेचर तो होना चाहिए कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करो और आग पकड़ ले, बट रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर का जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ये परमानेंट रहता है। अगर इस टेम्परेचर पे कोई चीज बर्न करने लगी तो वो 24 आवर्स बर्न ही करती रहेगी और वो तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो रूम टेम्परेचर से तो अबव हो उसका टेम्परेचर, बट यूं सबसे कम होना चाहिए। इट शुड रिलीज हीट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। एक कंट्रोल्ड मैनर में ही हीट प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे या बिल्कुल कम हीट भी प्रोड्यूस ना करे। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ये हैंडल करने में भी सेफ हो, स्टोर करने में भी सेफ हो और ट्रांसपोर्ट करने में भी सेफ हो, ठीक है।
ये नहीं कि भी स्टोर करते वक्त हमें कोई इंजरी हो गई या फिर हम कहीं से जल गए या ट्रांसपोर्ट करते वक्त कोई लीकेज होने का डर हो, भाई ये बर्न होगी तो धमाका हो जाएगा, हम सारे जल जाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह का कोई भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। हम सेटिस्फाई होने चाहिए उस फ्यूल से कि ये नुकसान नहीं करेगा, इसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। इट शुड नॉट कोज पोल्यूशन ऑन बर्निंग, और ये जलने के टाइम पे, बर्निंग के टाइम पे क्या ना करे, पोल्यूशन क्रिएट ना करे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होने चाहिए। आगे देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड एनवायरमेंट, जो फ्यूल जल रहा है उसका एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं हम। नीरज यादव अनम्यूट कर लो खुद को। देखिए, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। भाई हमने यहाँ अब तक इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, प्लास्टिक पढ़ा, फाइबर्स पढ़े, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, पेट्रोल्स पढ़ा, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल, इन सब के बारे में पढ़ा कि ये जितने यूज हो रहे हैं उस कहीं ना कहीं इनका हार्मफुल इफेक्ट भी हो रहा है हमारी लाइफ में। ठीक है, बेनिफिशियल तो है, हमारे डेली लाइफ का, डेली रूटीन का, डेली वर्क्स का हिस्सा भी है ये, बट कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। तो ऐसे ही फ्यूल का देखते हैं क्या हार्मफुल इफेक्ट है, कैसे क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कम यूज करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे इस टाइप के फ्यूल यूज करो जिससे पॉल्यूशन है वो कम हो। जैसे कि आइडियल फ्यूल बताया इसने, बर्निंग के टाइम पे पोल्यूशन कोज नहीं करेगा, ये कंप्लीटली बर्न होगा, कंट्रोल्ड मैनर में हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप के फ्यूल हम यूज कर सकते हैं उनकी वुड की जगह, या फिर काउ डंग की केक की जगह, इनकी जगह, क्योंकि ये जो है काउ डंग और केक आपने देखा इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत कम होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू ही कम है, एनर्जी ही कम दे रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि पोल्यूशन कितना क्रिएट करेगा, क्योंकि जब हीट कम दे रहा है तो स्मोक ज्यादा छोड़ेगा, ऐस रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहना है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, एयर पोल्यूशन। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल एंड पेट्रोलियम रिलीज स्मोक विच इज ए मिक्सचर ऑफ हार्मफुल गैसेज। क्या बोल रहे हैं, जो आप फूल फ्यूल यूज कर रहे हो, वुड का, कोयल का, पेट्रोलियम का, ये क्या कर रहे हैं, ये स्मोक को रिलीज कर रहे हैं, धुएं को, और वो क्या है, उस स्मोक में, उस धुएं में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं। अनबर्न्ड कार्बन एंड अदर पार्टिकल इन द एटमोस्फेयर, दीज पोल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज एंड इरिटेशन इन आईज। कई बार आप लोगों ने देखा हो घर में, जब हमारी मम्मी दूध वगैरह गर्म करती है ना, उसमें रख के, किसमें रखती है, चूल्हे पे, या बहुत सारी लकड़ी लगा के, या फिर और कुछ लगाती है, जो भी केक डंग काऊ डंग केक वगैरह कुछ भी लगाती है, तो उससे क्या होगा, कई बार इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि हमारा सांस लेना दुभर हो जाता है। हम क्या कहते हैं, बस जल्दी से धुआं खत्म हो जाए, हम फ्रेश एयर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे हमने क्या फील किया कि कहीं ना कहीं ये जो स्मोक है ये डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अटैक नहीं करता, तो हम वहां पे रह सकते थे, धुएं में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हम रह सकते थे ना वहां पे, बट हम वहां पे कंफर्ट फील नहीं कर पाते। दैट मीन्स क्या है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज कोज कर रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर रहा है, प्रॉब्लम की खोज कर रहा है वहां पे। इरिटेशन इन आईज, आईज खुलती है हमारी, धुएं में आईज कभी नहीं खुलती है, पानी आता है धुएं से आंखों में, तो आंखों में भी इरिटेशन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैरीज पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड एंड डिक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको एक बात बता दूं, अभी जस्ट जो एक्सप्लोर मोर आएगा नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ पहले तो मेरे को। नो मैम। गुड। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टोरी पढ़ेंगे अब हम, क्या है, पॉइजनस गैस है, ये क्या करती है और किस कंडीशन में पैदा होती है वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो। ये देखिए, एक्सप्लोर मोर देख रहे हो आप सभी लोग, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रखा है, मैं पेंसिल से बता देती हूँ कुछ थोड़ा बहुत। पता है क्या होता है, ये बोल रहा है कि है ना, जो कोयल है वो बहुत डेंजरस है,
कब है? जब क्लोज्ड रूम में, बंद दरवाजे में, जहाँ पे एक भी खिड़की आपकी खुली ना हो, ठीक है, चारों तरफ से रूम बिल्कुल बंद हो, थोड़ी सी भी पिन ड्रॉप एयर उसके अंदर ना जाए, और पिन ड्रॉप एयर से वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, नेग्लिजिबल है वो वहां पे। अगर वहां पे आप अंगीठी रख रहे हो, ठीक है, रखते हैं ना कुछ लोग सर्दियों में, परात में आंच डाल के और फिर रख देते हैं कि दादा दादी को ठंड नहीं लगेगी, है ना, रूम गर्म हो जाएगा। कुछ लोग रखते हैं, अभी आज के टाइम में बहुत कम रखते हैं, बट रखने वाले रख देते हैं। उससे क्या होगा, बंद कमरे में जब वो अंगीठी आपने रखी है, कोयले रखे हैं, वो जल रहे हैं, वो कोयल, ठीक है, जल के क्या करेगा, बर्न होके एक सीओ निकालेगा। यू सिंपली, जो एयर की प्रेजेंस में फ्यूल बर्न हो रहा है, वो कौन सी गैस निकालता है? CO2। बट यहाँ पे एयर की प्रेजेंस अब्सेंस हो गई, ठीक है, एयर की क्या हो गई, अब्सेंस, सी, यहाँ पे आएगा डायरेक्ट O। बंद कमरे में CO2 की जगह क्या निकलेगी आपकी, CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये CO क्या करेगी, इस CO के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाउंडेशन रखती है भाई, इसकी ज्यादा बनती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कंपेयर में। जब CO दिख जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भूल जाता है कि तुम मत आओ मेरे पास, मैं CO को लेके जाऊंगा। अब CO हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो क्या होगा, जल्दी से ये क्या करेगी, आयरन के साथ बाइंड करेगी। आयरन के साथ, आयरन कहाँ प्रेजेंट है, हमारी हीमोग्लोबिन में ही प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में होती हैं, जल्दी जल्दी ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगी, और क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देंगी। CO2 को बाहर ही नहीं निकलने देंगी, निकल लो भाई, कहाँ से निकलोगे, पूरे पे इसने कब्जा कर लिया हमारी बॉडी पे, और डेथ हो जाती है फिर। यही बात इसने यहाँ पे बता रखी है। CO के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत स्ट्रोंग है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए ये ऑक्सीजन के कंपेयर में जल्दी बाइंड करती है हीमोग्लोबिन पिगमेंट से। हीमोग्लोबिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hb से। इससे CO ज्यादा बाइंड करेगी, ज्यादा नंबर में, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, CO, ठीक है। इसलिए जो आदमी है जो बंद कमरे में सोया है अंगीठी लगा के, उसकी डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर यही दे रखा है, देखो पढ़ते हैं। इट इज वेरी डेंजरस टू बर्न कोयल इन ए क्लोज्ड रूम एज द पीपल डू इन विंटर्स टू वार्म देयर रूम। ठीक है, अपने कमरे को गर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, सर्दियों में लोग वहां पे अंगीठी रखवा लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल कंज्यूम ऑक्सीजन। अब कोयल जल रही है तो वो क्या करेगी, आपको पता है कोयल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, टू लाइक, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। एक टाइम ऐसा होगा रूम में 1% भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तब क्या होगा, एंड रिलीज CO2 इन द रूम, स्लीपिंग पर्सन में डाई इन स्लीप ड्यू टू नोक्जिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पे CO2 तो रिलीज होगी ही होगी, बट CO रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, उसकी वजह से उस आदमी की मौत होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ज्यादा कैपेसिटी है ऑक्सीजन के कंपेयर में बाइंड करने की रेड ब्लड सेल से, ठीक है, और जितना जल्दी बाइंड करेगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक देगी, ब्लॉक कर देगी। अब CO2 बाहर नहीं आएगी, CO2 अंदर अंदर इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा, आदमी मरेगा ना, सांस नहीं लेगा तो एक्स गैसेज का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। अब CO2 बाहर नहीं आ रही, सिस्टम ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी तो अंदर नहीं जाएगी। जैसे कि ये ट्रेकिया है, नीचे लंग्स होते हैं। थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं रहा, जस्ट दिखा रही हूँ। देखो यहाँ से क्या आई हमारे पास, CO आई है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इस सिस्टम को यहाँ से ब्लॉक कर देगी, अंदर आने के बाद ब्लॉक करेगी, बाहर से ब्लॉक नहीं करेगी, वरना तो खुद अंदर कैसे आएगी, ठीक है। ये अंदर आ गई यहाँ पे, और इसने क्या कर दिया, दरवाजा बंद, कि अब और कोई नहीं आएगा, मैं अकेले रहूंगी। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या इकट्ठी हो रही है, CO2, बाहर जाने के लिए भाई इकट्ठी तो आएगी भाग भाग के, कि मुझे बाहर जाना है, ऑक्सीजन को अंदर आना है। किसी को ये थोड़ी पता है कि ऑक्सीजन की जगह CO अंदर आ रही है जल्दी जल्दी। तो अब क्या होगा, CO2 की कंसेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो रही है, बाहर से ऑक्सीजन वो आ नहीं पा रही, हमें ऑक्सीजन चाहिए वो तो आ ही नहीं पा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक, हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। ये है।
आगे देखो, एसिड रेन दूसरा इसका क्या रीजन है? फ्यूल्स को ज्यादा यूज करने का रीजन है, एसिड रेन को कॉज करते हैं ये। बर्निंग ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी कोरोजिव एंड sulfur dioxide and oxides of nitrogen in air. Sulfur dioxide is very corrosive and suffocating gases. Suffocating क्या होता है? जी दुखी होना होता है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग आने को होता है, उसको बोलते हैं सफोकेटिंग होना, बेटर फील ना करना। क्या बोल रहा है ये? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? कोरोजिव नेचर है इसका, जंग लगाती है ये, ठीक है, मेटल्स को खराब कर रही है, खाती है, ठीक है। आगे देखो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर डिजोल्व इन रेन वाटर एंड form acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, soil and buildings. अब मैं आपको बता दूं, ये एसिड रेन किस एरिया में सबसे ज्यादा होगी? इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे डीजल, पेट्रोल या कोई भी फ्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्न हो रहा है, कोई भी मेटल बनाई जा रही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या यूज हो रहा है? बहुत सा फ्यूल यूज हो रहा है, और वो फ्यूल क्या रिलीज कर रहा है? SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों आ गए एनवायरमेंट में, कहाँ से आए हैं? फ्यूल्स की बर्निंग से आए हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे ही उस एरिया में भी तो बारिश होगी ना कभी, ठीक है। हमारे यहाँ क्यों प्रोटेक्शन है इन चीजों की? क्योंकि यहाँ पे हमने पेड़ पौधे ज्यादा लगा रखे हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो उसमें भी ग्रीन प्लांट्स ही हैं, और ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ज्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हम एसिड रेन से बच जाते हैं। बहुत कम अमाउंट में होती है हमारे यहाँ, बट इंडस्ट्रियल एरिया में एसिड रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि वहां पे ट्रीज तो होते ही नहीं है। तो अभी देखो, SO2 और NO2 एनवायरमेंट में आ गए, जैसे ही बारिश होगी तो क्या होगा? ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? ऑक्साइड बना देते हैं इनको, SO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, लाइक दिस, ये एसिड बन जाएंगे, और एसिड के फॉर्म में अर्थ पे आएंगे। ताजमहल कभी बहुत ज्यादा व्हाइट होता था, अभी येलो इस कलर का दिखने लगा, क्यों दिखने लगा? कहाँ गया उसका रंग? बोलो, क्या उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं करता? क्या उसकी कोई केयर नहीं करता? साफ सफाई भी बहुत होती है वहां पे, एसिड रेन की वजह से उसका जो व्हाइट कलर था, जो फॉस्फोरस था, वो फीका पड़ गया, कोरोजिव हो गया, ये रीजन है। आगे देखते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। बस ग्लोबल वार्मिंग ही पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे, वरना ग्लोबल वार्मिंग भी कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये आज ही हो जाता, बट ज्यादा हो जाएगा। बोलो स्टूडेंट्स, तुम क्या चाहते हो, कल पढ़े या आज पढ़े? मैम कल पढ़ा दे। ठीक है, आज ही पढ़ा दो। आज ही पढ़ा दूं? यस मैम, फिर कल बहुत जल्दी क्लास और हो जाएगी। हाँ ये तो है, क्योंकि जस्ट हमारा एक टॉपिक बचेगा, डिफोरेस्टेशन और पढ़ा दो आज ही, आज हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है। नहीं है, पढ़ा दूं? यस मैम, फिर कल हमारी मैथ्स की क्लासेस होंगी, हमें रेस्ट मिल। लेकिन कल क्लास तो मेरी भी होगी। यस मैम, फिर आप कम टाइम लोगे ना, आप थोड़ा सा चैप्टर बचेगा। अच्छा चलो ठीक है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग में वैसे बोरिंग चीज तो है नहीं, क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड है, और वैसे भी स्टोरी यस सुनने में तो मैम। मजे आते हैं, है ना भाई? तो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, कोई नहीं, बोर नहीं करूंगी, डोंट वेरी। देखो, हाँ हम क्या पढ़ रहे थे? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये क्या होती है, ये कौन सी चीज आ गई, देखते हैं इसको। Burning of fossil fuels release carbon dioxide in the environment. Carbon dioxide trap heat and keep our Earth's environment warm. यहाँ पे क्या होता है मैं बताती हूँ, डायग्राम बना के बताऊंगी, लेफ्ट मत करना भाई क्लास को, आज काफी कम स्टूडेंट्स हैं वैसे भी। मनीषा मैम की क्लास में तो 30 के 30 स्टूडेंट्स है, क्या बात थी? ये मैंने बनाई है आपकी अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा घास वगैरह दिखा देते हैं।
ग्रास दिखा दी मैंने थोड़ी सी, ये आपकी अर्थ बन गई। अब ये बना दिया मैंने सन। अब क्या होगा, बीच में इसके क्या है, क्लाउड्स वगैरह है। ये मैंने कुछ क्लाउड्स बना दिए। अब देखो क्या होगा, सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, अलग कलर ले लेती हूँ, मिक्स हो जाएगा वरना। हाँ, ग्रीन कलर सही है। देखो, सन से रेज आ रही है, अर्थ सरफेस पे टकरा रही है ना। अब क्या होगा, ये ये 90 डिग्री के एंगल पे अर्थ से टकराएंगी, क्योंकि आपको पता हो, मैं बता दूं, हमारी जो अर्थ है वो गोल है, ठीक है, राउंड है। पोल्स की साइड से थोड़ी चपटी है, अंदर की तरफ जो है, बाकी पूरी राउंड है। तो सन रेज आ रही है, अर्थ सरफेस से टकरा रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकरा के अब ये रेज क्या करेंगी, वापिस बैक करेंगे। और हम सभी को पता है कि हमारे अर्थ के चारों ओर, बेटा अनम्यूट कर लो तुम ये करीना सैनी। 31। देखिए, थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं एक बार, क्लाउड्स को हटा ही देते हैं बीच से, बिल्कुल अब सही है। हमें क्या पता है, हमारी अर्थ के चारों ओर क्या प्रेजेंट है, किसकी लेयर प्रेजेंट है एक, और ये लेयर बहुत मोटी है, क्या बोलते हो इसको, पढ़ा है कभी, इसको बोलते हैं हम एनवायरमेंट। एयर की परत, बहुत मोटी परत हमारे अर्थ को घेरे हुए है। हमारे अर्थ पे एयर प्रेजेंट है ना, है या नहीं, म्यूट कर दिया मैंने सभी को, कोई नहीं। देखिए, हमारे अर्थ के चारों ओर एक मोटी लेयर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एयर या एनवायरमेंट। ओके, अब क्या होगा, सनरेज आएंगी, नीचे तक आएंगी, अर्थ पे आई, वापस रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ ही, सिर्फ कुछ ही परसेंट सनरेज है वो पूरी रिफ्लेक्ट हो पाती है, बाकी कुछ कहाँ रह जाती हैं, इस लेयर के बीच में रह जाती हैं, यहाँ पे सिर्फ यहीं तक रिफ्लेक्ट होंगी और वापस रिबाउंस हो जाएंगी, फिर से टकराएंगी। तो ये प्रोसेस बार बार हो रही है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बार बार ये रिफ्लेक्शन चलता रहता है, ठीक है। टकराती हैं, दोबारा रिबाउंस होती हैं, फिर टकराती हैं, एनवायरमेंट में फंस रही हैं, फिर वापस टकरा रही हैं, सिर्फ 20 या 40% के अराउंड वापस जा रही है, ठीक है, वरना एक भी ऊपर नहीं जाती। इसकी वजह से बार बार ये प्रोसेस होने की वजह से क्या हो गया, हमारी अर्थ का टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, उसको भी गुस्सा आ गया। टेम्परेचर अर्थ का हाई हो गया हमारी का, अब इससे क्या होगा, आगे पढ़ते हैं फिर पता चलेगा क्या होगा। देखिए, but if concentration of carbon dioxide increase in the environment, it will trap more heat, leading to global warming। हमें पता है कौन सी गैस की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे अर्थ पे इंक्रीज हो जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अर्थ पे इंक्रीज हो रही है बार बार, यहाँ पे CO2 को हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम रिलीज कर रहे हैं, प्लांट्स उसे उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे, इसके वजह से क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन अर्थ पे ज्यादा है, और ऊपर से ये यूवी रेज आ रही हैं, यूवी रेज का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, सनलाइट को ही बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अब ये जो CO2 की एक प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा हीट को कैप्चर करती है, तो सन रेज आ रही है, इनमें हीट है, CO2 की प्रॉपर्टी है ये, तो CO2 क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा हीट को कैच करेगी, और ज्यादा से ज्यादा हीट को कैच करेगी तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो ग्लोबल वार्मिंग को कोज करेगा। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कोज होती है। ये था, आप लोग आंसर दे सकते हो, मैंने अनम्यूट कर दिया है। आया समझ में ग्लोबल वार्मिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
आगे देखो, ग्लोबल वार्मिंग हैज सर्व ग्लोबल इफेक्ट्स। तो अब ये क्या करेगा, अर्थ का टेम्परेचर हाई होना ही, CO2 की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग होता है बेटा, ठीक है। तो अब ये ग्लोबल इफेक्ट शो करेगा, ग्लोबल यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, अर्थ को, ठीक है। जियो लीडिंग टू राइज इन सी लेवल, अब इससे क्या होगा, सॉरी बीच में मैं एक लाइन छोड़ गई। इट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स लीडिंग टू राइज इन सी लेवल। अभी आप बताइए, गर्मी जिस दिन ज्यादा होती है उस दिन हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कोई आइस वगैरह या घी रख दें तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो जब पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आइस तो मेल्ट होगी ही, मेल्ट होगी या नहीं होगी आइस, ऑफ Yes, कोर्स ma'am. होगी। तो पोल्स पोल्स पे जो आइस प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ के पोल्स पे, अभी बनाती हूँ रुको, ये मैंने अर्थ बनाई, एक पोल यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी आइस प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो आइस है ये मेल्ट होगी, कहाँ जाएगी, सी में ही तो जाएगी, सी वाटर में। ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, जितने भी माउंटेन्स पे आइस है वो पिघलेगी, कहाँ आएगी, सारी इकट्ठा होके सी में जाएगी। तो इससे क्या होगा, सी का जो लेवल है वो वाटर लेवल वो राइज हो जाएगा, और ये क्या करेगा, राइज होके। As a result, coastal area may get flooded or permanently get submerged under water. हमें पता है बहुत अच्छे से कि एक्सेस की हर एक चीज बुरी होती है, तो यहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ। अब कोई दिमाग लगाने वाला मेरे जैसा हो तो वो क्या बोलेगा, मैम अच्छी बात है पानी ज्यादा हो गया, हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। बट बेटा मैं बता दूं, सी वाटर है वो किसी काम का है नहीं, हमें फ्रेश वाटर ही चाहिए अपने डेली रूटीन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी लेवल इंक्रीज हुआ, उससे क्या होगा, कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, सी के या फिर रिवर्स के साइड में जितने भी एरियाज हैं उनमें बाढ़ आएगी, या फिर वो परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए पानी में डूब जाएंगी। हुआ साइड इफेक्ट, सी लेवल इंक्रीज होने से ये इफेक्ट होगा, सभी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट था डिफोरेस्टेशन। 4 centuries वुड वॉज, बेटा ये हम कल ही पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया। और वैसे मैं बता दूं, 7 तारीख से आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल मैं आपको यूनिट टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी, इम्पोर्टेंट, ठीक है, सुन रहे हो, Yes, ma'am. ओके। ये कल पढ़ लेंगे, थोड़ा है पढ़ने में भी मजा आएगा, और मैं कुछ यूटी का आपको रिवाइज करवा दूंगी कि कौन सी चीज आएगी क्या किस तरह से, तो दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी हमारी। अभी टाइम हो गया, यूं घसीटे मारने से कोई फायदा है नहीं।